अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने ओनर्स इक्विटी का चैप्टर किया था। ओनर्स इक्विटी के चैप्टर के बाद हम इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग्स को देखेंगे और बेसिकली रिटेन अर्निंग्स भी ओनर्स इक्विटी का हिस्सा है। और ओनर्स इक्विटी में जो चेंजेस आती हैं वो हमने देखा, एक तो डायरेक्टली पेड इन कैपिटल से आती हैं और दूसरी रिटेन अर्निंग से। पेड इन कैपिटल वो अमाउंट थी जो इन्वेस्टर या आपका शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वेयर एज रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो आपकी उनका ताल्लुक आपकी प्रॉफिट से और इनकम से होता है। तो इस चैप्टर में हम रिटेन अर्निंग्स पे फोकस करेंगे। तो रिटेन अर्निंग्स पे फोकस करने से पहले हमें पहले इनकम को समझना होगा और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें रिटेन अर्निंग्स को देखना होगा। जी, तो जब हम अपनी नेट इनकम को रिपोर्ट करते हैं तो हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम नॉर्मल रिकरिंग रेवेन्यू इन सेंस ट्रांजैक्शंस कहते हैं और एक को अनयूजुअल नॉन रिकरिंग इवेंट्स दैट इफेक्ट द नेट इनकम। बेसिकली क्या है, एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में डिवाइड किया है। रिकरिंग का मतलब है वो जो रिपीट हो, और नॉन रिकरिंग कौन सी है, वो इनकम जो रिपीट नहीं होती। अब रिकरिंग इनकम कौन सी है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब वो इनकम जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है उससे जो हमें इनकम आती है वो रिकरिंग इनकम है। मतलब एक साल भी वही आएगी, अगले साल उसी तरह की इनकम आएगी, वो उस कैटेगरी की, उस हेड की इनकम हर साल दोबारा आएगी। नॉन रिकरिंग मतलब ऐसी जो एक बार अकर तो हो लेकिन वो हर महीने या हर पीरियड में री अकर होने के चांसेस ना हो। उसकी उसकी एग्जांपल में वो कहता है कि जी रिजल्ट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का मतलब ये है कि आप बिजनेस रन कर रहे थे, लेट से उसके अंदर दो कैटेगरीज थी। लेट से आप जो है वो जूस का अगर बिजनेस है, एक है कि आप जूस पल्प से बनता है, आपका दो दो आपके बिजनेस के पार्ट्स हैं। एक आप पल्प बेचते हो, दूसरा आप जूस बना और पल्प से जूस बना के भी बेचते हो। अब ये दो दो डिफरेंट कैटेगरीज हो गई आपके इनकम की। एक आपकी इनकम पल्प बेच के आएगी और एक आपकी इनकम जूस बेच के आएगी। अगर तो आप ये बिजनेस नॉर्मल आपका चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो आपकी दोनों इनकम जो है वो रिकरिंग इनकम में आएगी। लेकिन अगर एक साल आप डिसाइड करते हो कि यार अब मुझे जूस बना के बेचने में इतना फायदा नहीं हो रहा, मैं इसको सब सारे के सारे को पल्प भी बस बेच दूँ, मैं जूस बना के नहीं बेचूंगा। अब वो जो साल होगा, उस साल में आपने जब भी फैसला किया है, आपने ज़रूरी तो नहीं इस साल के पहले दिन ही फैसला किया कि जी अब मैं इसको नहीं बनाऊंगा। तो आप जाहिर बात है उस साल में कुछ देर आप, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस साल के अंदर आप जितने महीने भी गुजर गए, जब आपने फैसला किया अब मैं इस जूस बनाने वाले ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब डिसकंटिन्यू करने तक तो कोई रेवेन्यू आएगा ना। वो जो रेवेन्यू है या जो इनकम है वो हमारी इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। अच्छा, इसको अलहदा करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का हमेशा मकसद ये होता है कि इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को या स्टॉक होल्डर को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि वो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए फैसला ले सके कि मैं अब आया इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, या जो भी उसने डिसीजन लेना है। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके डिसीजन को चेंज कर सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मेक श्योर करना है कि वो इन्वेस्टर तक क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए। इसी तरह अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग इनकम को अलहदा करने का मकसद भी ये है कि इन्वेस्टर को पता चले कि जिस रिकरिंग तो ठीक है, ये वो इनकम है जो एक्सपेक्टेड है, हर साल दोबारा दोबारा वही काम चल रहा है। नॉन रिकरिंग में अगर कोई इस तरह की चीज़ की वजह से इनकम इस बार तो है, अब इन्वेस्टर ये सोच ले से 10 लाख का पल्प से रेवेन्यू आ रहा था, 5 लाख का रेवेन्यू जो है वो जूस बना के बेचने से आ रहा था, और नेट इनकम 15 लाख लेट से शो हो रही थी। अब
अगर एक इन्वेस्टर देखता है, वो कहता है कि जी 15 लाख की रेवेन्यू इनकम है, उसका डिसीजन और होगा। अगर आप उसी इन्वेस्टर को बताओ कि इस 15 लाख में से 5 लाख वाला बिजनेस हमने बंद कर दिया है, सिर्फ इस साल वो 5 लाख का ये उसमें है, अगले साल से ये इनकम मौजूद नहीं होगी क्योंकि हमने ये बिजनेस बंद कर दिया। अब जब ये 5 लाख अलहदा पड़ा होगा तो अब वो 15 को देख के फैसला नहीं करेगा, वो 10 लाख को देख के फैसला करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये इनकम अगले सालों में रिपीट नहीं होनी। इसलिए इसको हम अलहदा करते हैं और इसको हम कहते हैं रिजल्ट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। फिर इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है कि जी या कि हम डिटेल में जाके इनको चेक करेंगे। कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपका नेट इनकम बहुत बढ़ गई है, या किसी एक ख़ास वजह से नेट इनकम कम हो गई है, वो आगे डिटेल में भी हम उसकी देखेंगे। लेकिन यह है कि इन शॉर्ट कि जी ये बारी बारी रिपीट होने वाला इवेंट नहीं है। इस बार अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो गया है, किसी खास वजह से हुआ था, अगले सालों में रिपीट होने का चांस नहीं है, तो उसको भी अलहदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में लिखा जाएगा। कोई खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, जैसे जलजिला आ गया जिसकी वजह से प्लांट की बड़ी मेजर रिपेयर मेंटेनेंस करानी पड़ी है, कुछ इस किस्म का कुछ हो गया जिसकी वजह से आपका, अब जलजिला हर साल तो नहीं आएगा, तो अब उसकी वजह से जो एक्सपेंस हुआ वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस में जाएगा। और फिर तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अक्सर हम, जिस तरह याद है हमने पढ़ा था डिप्रिसिएशन मेथड्स पढ़े थे, तो गवर्नमेंट जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी मर्जी का डिप्रिसिएशन मेथड चूज़ कर सकते हैं और किसी स्टेज पे डिप्रिसिएशन मेथड को चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें किसी वजह से ज़रूरत पड़े। तो अब जब कोई भी मेथड चेंज होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में थोड़ा सा एक टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। उसकी वजह से टेम्परेरी रेवेन्यू भी शो हो सकता है, टेम्परेरी एक्सपेंस भी शो हो सकता है। तो ऐसा कोई ऐसी जो भी चेंज है जो कि अगले सालों में रिपीट होने का चांस नहीं है, उसको हम कहते हैं इन नॉन रिकरिंग इनकम, और उसको हम अलहदा से रखते हैं। ठीक है जी। ये एक सैम्पल इनकम स्टेटमेंट है जिसमें ऊपर आपके पास इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। ठीक है, नेट सेल्स हो गई 9 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 4 मिलियन की, ग्रॉस मार्जिन 5 मिलियन का, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ लॉ सूट, और फिर उसके बाद आते हैं आपके इनकम टैक्सेस। अच्छा, ये इनकम टैक्सेस जो हैं ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के ऊपर जो टैक्सेस बनते हैं ये वो हैं। वेयर एज जो नीचे आपके पास लिखे हुए हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये हैं, ये आपकी नॉन रिकरिंग इनकम है। ठीक है, और ये रिपोर्ट होते हैं नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब इनका टैक्स माइनस करके रिपोर्ट किया जाता है, मतलब टैक्स का इफेक्ट निकाल के नेट इफेक्ट लिखा जाता है। वही बात कि दिस टैक्स एक्सपेंस डज नॉट इंक्लूड इफेक्ट ऑफ अनयूजुअल नॉन रिकरिंग आइटम्स, and these unusual non-recurring items are each reported net of taxes। मतलब ये कि कंपनी पे टैक्स का क्या असर होगा वो माइनस करके इनको रिपोर्ट किया जाता है। आगे एक आधी एग्जांपल आएगी जिसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन को। जी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम, जैसा हम, हमारे बिजनेस के दो सेगमेंट्स थे, एक पल्प का और एक पल्प से जूस बना के बेचने का। जब भी कंपनी ने डिसाइड किया कि यार पल्प से जूस अब बना के नहीं बेचना, तो लेट से हमने वो साल के चौथे या पांचवें महीने में डिसाइड किया, और हमने, या लेट से इवन पहले महीने में डिसाइड कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह थोड़ी होता है कि एक दिन आपने डिसाइड किया अगले दिन से काम खत्म, आपकी ऑलरेडी चीज़ें मार्केट में होती हैं, वो मतलब क्लोज करते करते आपको टाइम लग जाता है। तो जब तक आपने उस साल में क्लोज नहीं किया, उससे रेवेन्यू और इनकम तो आती रहेगी ना। इसी तरह अब ये क्या है, जब आपने उसको फैसला कर लिया डिसकंटिन्यू करने का, तो अब दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जब तक आप उसको एक्चुअल में बंद कर नहीं देते, तब तक का जो रेवेन्यू होगा और उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, वो इनकम और लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रायर टू डिस्पोजल वो भी मेंशन करने होंगे। और फिर दूसरा ये कि अब जाहिर बात है जब उसे बंद कर देंगे और बंद करके आप उस प्लांट की चीज़ों को या उनको बेचोगे, या आप लेट से जो भी मशीनरी है उससे अगर आपको बेचने से अगर
कोई पैसे आते हैं या क्लोज करने पे आपका कोई खर्चा हो जाता है, तो वो सारा भी इनकम या लॉस जो है वो ऑन डिस्पोजल ऑफ द सेगमेंट, मतलब उसको बंद करने पे अगर आपको कोई इनकम हुई है या उससे कोई खर्चा हुआ है तो वो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में अलहदा से लिखा जाएगा। जी। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि हम एक सेगमेंट को क्लोज करेंगे, तो सेगमेंट हो हम सेगमेंट कहते किसको हैं? क्योंकि ये नहीं है कि लेट से वॉल्स वाले जो हैं वो दो किस्म की आइसक्रीम के फ्लेवर्स बना रहे थे और एक फ्लेवर बंद कर दिया है, तो अब हम उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं कहते। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, नए नए फ्लेवर्स, नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई मतलब एक छोटी छोटी चीज़ भी अगर आपने चेंज की है तो उसको इनकम या लॉस उसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में डालेंगे। मेन बात ये देखने की है कि क्या अगर पूरा बिजनेस का सेगमेंट है। अब सेगमेंट किसको कहते हैं? सेगमेंट मस्ट बी अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एन ऑपरेशन दैट सर्विसेज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। मतलब ये आइसक्रीम्स और जूसेस ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसमें से अगर आप एक बंद करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने सेगमेंट क्लोज किया है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी जूस के अंदर मैं पहले एप्पल और मैंगो दोनों बनाता था, अब मैं सिर्फ एप्पल बनाऊंगा, तो वो बेसिक वो सेगमेंट क्लोज करना नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ वो आपका एक प्रोडक्ट है, वो आपको उसे बंद किया आपने। तो एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो बंद अगर आप करेंगे तो फिर उसको इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर उसको मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ड्यूरिंग 2007 मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन sold an unprofitable segment of the company. The segment had a net loss from operations during the period of $150,000 and a loss on the sale of its assets of $100,000. Matrix reported income from continuing operations of 1.75 million. All items are taxed at 30%. How will this appear on the income statement? अब वो कहता है कि 2007 में मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस था, उसको हमने बंद कर दिया, ठीक है? अब बंद करने से पहले मतलब साल शुरू होने के बाद जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है वो शुरू होने के बाद और बंद होने से पहले जो नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था, मतलब फायदा नहीं हुआ था, लॉस हुआ था तब तक, इसी वजह से तो उन्होंने बंद करने का भी फैसला किया है ना, वो है 150,000 का लॉस, ठीक है? तो एक तो 150,000 का लॉस हुआ और जो एसेट्स बेचे उन पे जो लॉस हुआ वो हुआ 100,000 का, ठीक है? तो अब इसको हम इनकम स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? अब याद रखें बात की, याद है हमने कहा था कि ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है ये नेट ऑफ लॉसेस नेट ऑफ टैक्सेस लिखे जाते हैं। इसका मतलब है ये 150,000 और 100,000 ये नेट ऑफ टैक्स लिखा जाएगा, ठीक है? तो इसमें टैक्स इफेक्ट किस तरह निकालता है वो निकालना है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। मीनवाइल इसको हमने इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कैसे करना है? हाँ जी। अच्छा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को नेट ऑफ टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखें, अगर तो फायदा है, प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स कटेगा, ठीक है? और अगर नुकसान हुआ है, लॉस है, तो उसकी वो क्या होगा, लॉस की वजह से क्या होगा, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा। जब ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। इसका मतलब है इस लॉस की वजह से मुझे टैक्स का बेनिफिट होगा, तो टेक्निकली मेरा लॉस जो है वो थोड़ा कम होगा। मतलब ये मैं आपको एक सिंपल सी जिसमें होता है लॉस ऑन सेगमेंट ऑपरेशंस, $150,000 का लॉस था। अच्छा, अब इंडिविजुअल में देखें तो 150,000 का लॉस है, लेकिन जब ये मेरे बाकी इनकम के साथ मिलके जब हमने टैक्स पे करना होगा तो इस 150,000 की वजह से मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में 150,000 की कमी आएगी। तो मुझे गवर्नमेंट पे टैक्स भी कितना देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा,
145, मतलब कि अगर 30% टैक्स था तो 150,000 को 30% पे मल्टीप्लाई करें तो 45,000 का टैक्स मेरा बच जाएगा। मतलब ये कि जो मेरी लेट से दूसरी इनकम पे जो भी मैंने टैक्स देना था वो प्रॉफिट, चूंकि इस लॉस की वजह से वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट कम होगा तो वहां पे मुझे 45,000 टैक्स कम देना पड़ेगा। इसका मतलब है इस 150,000 के लॉस की वजह से दूसरी जगह मुझे 45,000 का मेरा टैक्स बच गया। इसका मतलब है या एक्चुअल में फिर मेरा नुकसान कितना हुआ, मेरा नुकसान हुआ 1,05,000। क्यों? इस 1,50,000 की नुकसान की वजह से दूसरी जगह 45,000 का अगर फायदा हो गया तो फिर नुकसान का नेट इफेक्ट कितना रह गया, 1,05,000। इसी तरह लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो है 1,00,000 का नुकसान है, इधर 1,00,000 का नुकसान, जब मेरा प्रॉफिट 1,00,000 से प्रॉफिट कम करेगा तो 1,00,000 पे अगर मुझे प्रॉफिट टैक्स देना पड़ता तो वो होता 30,000। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1,00,000 का नुकसान है जिसकी वजह से वहां प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वहां पे जो मुझे टैक्स की कमी आएगी वो आएगी 30,000 की। इसका मतलब है तो एक्चुअल में मेरा नुकसान कितना हुआ, 1,00,000 का नहीं 70,000 का। क्यों? क्योंकि इस 1,00,000 के नुकसान की वजह से दूसरी तरफ से 30,000 रुपए मेरे बच गए हैं। तो इन एक्चुअल इन रियल एसेंस मेरा जो नुकसान रह जाता है फिर वो 70,000 का। अब देखते हैं इसको इनकम स्टेटमेंट पे रिपोर्ट कैसे करना है। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितनी थी, 1.75 मिलियन। वो एज इट इज उसकी डिटेल उन्होंने दी नहीं, हमने भी पहले ऊपर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है वो हमने लिख दिया, नीचे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन ऑपरेशंस, नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ 45,000 हो गया, 1,05,000 का लॉस। दूसरा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट हो गया 30,000 टैक्स बेनिफिट मिला, तो आपका 70,000। इसका मतलब है अर्निंग्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, हमारे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एक हेड था, अगला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमारी जो नेट इनकम होगी वो 1.575 मिलियन होगी। अब देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स किसको कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पहली बात तो ये कहते उसको कहता है जो मटेरियल इन अमाउंट हो। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। मटीरियल अमाउंट हम उस अमाउंट को कहते हैं जो सिग्निफिकेंट हो। मतलब अगर बिल गेट्स का या माइक्रोसॉफ्ट का 1 मिलियन का नुकसान हो गया, अब वो ओवरऑल $1 ट्रिलियन कंपनी हो और उसको 1 मिलियन का नुकसान हुआ है, किसी स्पेसिफिक उनकी कोई ऑफिस की रिपेयर्स हुई हैं या ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ खराबी हुई है, तो वो अब उस 1 मिलियन को अलहदा से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन बात ये, हाँ अलबत्ता माइक्रोसॉफ्ट का एक मुल्क का पूरा ऑफिस गिर गया है जल्जले की वजह से या किसी मसले की वजह से, तो अब वो जो नुकसान है लेट से वो ओवरऑल 1-2% या 5% बनता है कंपनी का, तो वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसे मेंशन करना लाजमी होगा। तो गेन्स और लॉसेस दैट आर बोथ अनयूजुअल इन नेचर एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर इन द फोरसीएबल फ्यूचर। क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्या है, वही नेचुरल हैजर्ड्स हो गए, इस किस्म की चीजें हो गई जो अनयूजुअल हैं, बारी बारी रीअकर होने का चांसेस नहीं है। तो उस ऐसा अगर कोई इनकम हो गई है या ऐसा कोई नुकसान हो गया है, लॉस हुआ है, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिलेटेड टैक्सेस। Extraordinary items की एग्जांपल ले लें। During 2007, Matrix Incorporation experienced a loss of $75,000 due to an earthquake at one of its manufacturing plants in Nashville. This was considered an extraordinary item. The company reported income before extraordinary item of 1.575 million. All gains and losses are subject to a 30% tax. How would this item appear on the 2007 income statement? अच्छा, अब हमारी नेट इनकम बिफोर इनकम फ्रॉम रेगुलर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हमारी थी। उसके बाद हमने इनकम और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया, वो निकला था 1.575 मिलियन। और अब आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और ये भी नेट ऑफ टैक्सेस ही लिखा जाएगा। $75,000 का नुकसान हुआ था,
अच्छा, चूंकि लॉस है इसकी वजह से टैक्स बेनिफिट बनेगा। टैक्स बेनिफिट कितना होगा? 75,000 को 30% पे मल्टीप्लाई करें, जितनी भी अमाउंट आती है वो आपके लॉस में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि 75,000 के नुकसान की वजह से दूसरी तरफ से टैक्स बचा है, जितना जो दोनों को मिला के इफेक्ट बनता है वो आपका नेट लॉस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था 75,000 का, टैक्स बेनिफिट कितना बनता है? 22,500 का, तो नेट लॉस कितना हो गया? 52,500। और ये इनकम स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले अर्निंग्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितनी थी? 1.575 मिलियन। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो है वो आपने एंटर कर दिया और आपकी आ गई नेट इनकम। ठीक है, इसी तरह अगर कोई चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो वो भी इसी तरह थर्ड कैटेगरी बन जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस के बाद आपकी वो आ जाएगा और फिर नेट इनकम आएगी। जी, अब आगे देखते हैं। जब हमने इनकम कैलकुलेट कर ली, हमें पता लग गया कि आप कंपनी की इतनी इनकम है, इतनी रिटेन अर्निंग्स हैं, तो फिर आगे जाके हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं उसके ऊपर। सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है जो जिस कैलकुलेशन है उसको हम कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि जब बाहर इन्वेस्टर या शेयर होल्डर वो शेयर खरीदता है, वो शेयर जब खरीदता है तो वो ये जानना चाहता है कि मेरे हर शेयर के अगेंस्ट कंपनी अर्न क्या कर रही है। ठीक है, मुझे क्या देगी वो तो एक बात की बात है, जाहिर बात है पहले अर्न करेगी तो मुझे देगी ना। तो मैं जब डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि इस कंपनी की अर्निंग्स कितनी है और वो पर शेयर कितनी बनती है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्निंग्स पर शेयर क्या है? इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। याद है शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या थे? वो शेयर्स जो आपके जो इस वक्त आवाम के पास, पब्लिक के पास मौजूद हैं। वेटेड एवरेज क्यों लेनी है? क्यों? क्योंकि साल में ये नंबर चेंज होता रहता है। जब साल में नंबर चेंज होता रहता है, शायद हमने इसी साल के अंदर कोई नए शेयर इशू किया हो या इस तरह की चीजें हो, तो वो जब आप शेयर इशू करते हो डिफरेंट हैं, डिफरेंट मतलब साल के शुरू में कुछ शेयर्स थे, फिर आपने मजीद और फ्लोट कर दिए, इशू कर दिए, तो नंबर चेंज होता रहेगा। तो एवरेज लगाएंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपकी निकल आएगी अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ईपीएस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि लेट से एक अर्निंग पर शेयर है $1, अब मैं ये देखूंगा मुझे वो शेयर कितने का मिल रहा है। अगर मुझे लेट से वो $10 का शेयर मिल रहा है, तो मेरी इसका मतलब है मैं ये देख रहा हूँ कि ये कंपनी तकरीबन मेरी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक 10% जो है वो अर्न कर रही है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से मैं फैसला करूंगा कि आया मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या नहीं। अर्निंग्स पर शेयर, ये जो अभी हमने एग्जांपल देखी थी, इसमें रिमेंबर दैट मैट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन हैज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस of 1.75 million. The after tax loss from discontinued operations was 1,75,000 and extraordinary loss was 52,500. Assuming that matrix has 1,56,250 weighted average shares of outstanding, prepare a partial income statement showing the earnings per share for income for continuing operations and for other special items. अब देखें क्या है, वो कह रहा है कि जो भी आपने इनकम्स कैलकुलेट की, अब वो आपको बता रहा है कि यार इस कंपनी की जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है ना, एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो 1,56,250 है। तो आप बताएं कि इसकी अर्निंग्स पर शेयर किस तरह कैलकुलेट होंगी। देखें इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितनी थी? 1.75 मिलियन। ठीक है, तो अब जब आप इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हो गया 11.2 रुपीज 220।
इसका मतलब है ये कंपनी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हर शेयर के ऊपर 11 रुपए 20 पैसे कमा रही थी। फिर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की वजह से 1,75,000 का नुकसान हुआ। उसको जब हमने नंबर ऑफ शेयर्स आउट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे डिवाइड किया तो वो बना -1.12। इसका मतलब है हर शेयर के अगेंस्ट 1 रुपए 12 पैसे का नुकसान हुआ, तो वो ऑब्वियसली उसमें से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है क्यूमुलेटिव इफेक्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कितना हो गया, 10.8। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ 0.34 का पर शेयर, और नेट इनकम आपकी बच गई 1.522 मिलियन। अब 1.522 मिलियन को जब आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे डिवाइड करोगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी बनी 9.74 डॉलर, विच मीन्स कि इस साल जिसके पास एक शेयर था उसके शेयर के अगेंस्ट कंपनी ने 9.74 डॉलर्स अर्न किए हैं। ये कंपनी की अर्निंग है अगेंस्ट पर शेयर। ये एक इंडिकेशन है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है अगेंस्ट पीपल्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जिस तरह अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि जी प्रेफर्ड स्टॉक अगर है तो उसको हमें माइनस करना होता है। तो अर्निंग्स पर शेयर में अगर अगर आपकी कंपनी का प्रेफर्ड स्टॉक हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेट इनकम में से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस होगा और डिवाइडेड बाय वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि नेट इनकम पे पहला राइट किसका है, प्रेफर्ड शेयर्स वालों, प्रेफर्ड डिविडेंड का। अगर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं तो उनको जो डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ है वो नेट इनकम में से माइनस हो जाएगा, और वो नेट इनकम में से माइनस होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे डिवाइड होगा और इससे आपका अर्निंग्स पर शेयर निकलेगा। ये फॉर्मूला वहां पे है जहां जिस कंपनी में प्रेफर्ड शेयर भी मौजूद है या प्रेफर्ड डिविडेंड्स। अब टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा, या चूंकि देखें हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट चीज़ों का हमारे एनालिसिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर में फ़र्क क्या है, इसको हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था जब कंपनीज के पास प्रेफर्ड शेयर होता है तो कॉमन शेयर होता है, प्रेफर्ड शेयर होता है, और प्रेफर्ड शेयर में कुछ प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के पास कन्वर्ट करने की ऑप्शन मौजूद होती है। मतलब प्रेफर्ड शेयर कन्वर्टेबल होता है, विच मीन्स कि एक प्रेफर्ड शेयर, उसे पहले से पता होता है कि अगर कोई प्रेफर्ड शेयर कन्वर्ट करना चाहेगा उसमें कॉमन शेयर में, तो पहले से बताया होगा कि एक प्रेफर्ड शेयर को जब एक प्रेफर्ड शेयर को आप अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप 2 कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या 3 कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं और वो कन्वर्ट कर जाएं तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, वो तो बढ़ जाएंगे ना। तो हम डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं क्या, हम सिर्फ ये सोच के सिर्फ थियोरेटिकली अज्यूम करते हैं कि अगर तमाम प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स जो है वो अपने प्रेफर्ड शेयर को कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर लें तो फिर क्या होगा। ठीक है, फिर ऑब्वियसली आपकी अर्निंग जो नेट इनकम में से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करना था, एक तो वो नहीं होगा, और दूसरी बात वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग की अमाउंट जो है वो वाली हो जाएगी जो प्रेफर्ड शेयर्स के बाद कन्वर्जन करने के बाद नए शेयर्स को ऐड करके जो अमाउंट बनती है वो हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं diluted earnings per share reflect the impact of the assumed conversion of the securities on earnings। ठीक है जी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक शेयर वो कितने का बिक रहा है मार्केट में और उसके अगेंस्ट कंपनी अर्न क्या कर रही है। इसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशो या पीई रेशो। पीई रेशो में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मार्केट में ये शेयर कितने का है, ठीक है, और वो शेयर जो है वो उसके अगेंस्ट वो कंपनी कितना अर्न कर रही है।
ठीक है, हम प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से ईपीएस से डिवाइड करते हैं और एक नंबर निकलता है। वो बेसिकली क्या बताता है कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अर्निंग से कितने टाइम्स है। लेट्स से अगर एक 10 रुपीज़ का शेयर है और अर्निंग्स पर शेयर 1 है, ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आपकी 10 टाइम्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, प्राइस इज 10 टाइम्स द अर्निंग। अगर प्राइस 10 है, अर्निंग्स पर शेयर $2 है, इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो क्या है 5, मतलब प्राइस इज 5 टाइम्स द अर्निंग। इसका मतलब है आप ये नंबर छोटा चाहते हो, जितना पी रेशो कम होगी इसका मतलब है कंपनी की अर्निंग एज कंपेयर टू द प्राइस उतनी ज्यादा है। तो आप तो यही चाहोगे ना, मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं और जो शेयर खरीदूं वो कम से कम पे खरीदूं, so दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।